रुके जाना नहीं तुम कभी हार के, रुके जाना नहीं तुम कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र श्रीवास्तव और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस महिला दिवस पर आज मेरे साथ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रेणु ठाकुर शासकीय महाविद्यालय रामपुरा में अतिथि विद्वान के रूप में काम करते हैं। एक ऐसी कहानी आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। सीधी उनसे बात करेंगे, उनके संघर्ष की कहानी, कैसे वो आगे बढ़ी, किन परिस्थितियों से वो गुजरी है और आज किस मुकाम पर वो खड़ी है और क्या उनको बनना था, क्या क्या ताने उन्होंने सहे। सीधी बात आज हम करेंगे रेणु ठाकुर से। बताइए, आपका जीवन की शुरुआत कैसे हुई, क्या संघर्ष निकले? नमस्कार सर, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे संघर्ष की कहानी को एक मुकाम तक पहुँचाने का प्रयास किया। और संघर्ष की कहानी यही है कि एक तो मैं 80% विकलांग हूँ और मेरे गांव की पैदाइश है, सागर की रहने वाली हूँ। हम 3 भाई बहन हैं और मेरे जुड़वा भाई हैं। मेरी मम्मी संयुक्त परिवार में रहती थी। तो जब मैं 1 साल की थी तभी समझ में आ गया था कि मैं चल नहीं सकती हूँ। जन्म से ही आप? जी, मैं जुड़वा भाई बहन है जी। दूसरा भाई आपका कैसा है? भैया जी वो पूर्णतः स्वस्थ है और आज वो बैंक मैनेजर है SBI में। तो मेरे गांव के एक दादी ने मम्मी को कहा कि इसको पड़े रहने दो, भगवान की इच्छा होगी तो उसको ले जा लेंगे। पर मेरी मम्मी की इच्छा थी कि मैं जिंदा रहूं। तो मैं आज आप लोगों के सामने हूं और मेरी जिंदगी के 80% भाग पे मेरी मम्मी का अधिकार है। मैं जो कुछ यहाँ पे मेरी मम्मी की बदौलत हूँ। उन्होंने इतना संघर्ष किया है। हम 3 भाई बहनों को अकेले पाला है क्योंकि पापा जी दिन भर बाहर रहते थे नौकरी में, कभी कभी 2-2 3-3 दिन हो जाते थे। उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरे भैया स्कूल में पढ़ने लगे तो मुझे भी पढ़ने की लगन थी। मैं उनकी किताबें लेके घर में ही पढ़ती रहती थी। तब मेरी मम्मी को लगा कि इसको पढ़ने की लगन है तो पढ़ाना चाहिए कि शायद आगे आत्मनिर्भर बन पाए। इसलिए मेरे पापा ने पहली से फर्स्ट से 4th तक एक गांव में नाम लिखा दिया। मैं कभी स्कूल नहीं गई 4th क्लास तक, बट 5th क्लास बोर्ड थी तो फिर मेरा रेगुलर एडमिशन कराया गया और पहली बार में ही मैं फर्स्ट डिवीजन बनी मेरी क्लास में, 5th क्लास में। जी। तब मेरे मम्मी पापा को एक भरोसा हुआ कि मैं और आगे पढ़ाई कर सकती हूँ। फिर मेरे बड़े भैया का आगे इसमें बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे ग्रेजुएशन तक वो मेरे भाई कम और दोस्त ज़्यादा रहे हैं और उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट भी किया है, पढ़ाई में मदद भी की है। भाई, कोचिंग टीचर, दोस्त सारे फ़र्ज़ उन्होंने निभाए हैं। उनकी वजह से मैं ग्रेजुएशन कर पाई। फिर उनकी जॉब लग गई, वो बाहर चले गए। उनकी बात की जिम्मेदारी मेरे छोटे भैया जो मेरे जुड़वा हैं उन्होंने निभाई। आगे उन्होंने फिर मैंने MA किया, बट प्राइवेट किया था इसलिए शुरू के 2 MA में सफलता नहीं मिली और अक्सर गांव वाले मेरी 2 MA करते करते 30 साल की उम्र गुजर गई। इस बीच में मैंने PGDC भी किया, BEd भी किया, वर्ग 2 का एग्जाम भी दिया, उसमें भी क्वालिफाई हो गई। बट पोस्ट वैकेंसीज कम आती थी और सिलेक्शन बाहर होता तो मेरी फैमिली ने फिर जाने नहीं दिया। अक्सर मेरे गांव वाले ताना देते, पूछते क्या कर रही हो। मैंने कहा पढ़ाई कर रही हूँ। तो वो कहते कि बुढ़ापे तक पढ़ती ही रहोगी क्या? ओ जी, ऐसा बोला गया? जी। हाँ। तो मैंने कहा बुढ़ापे का तो पता नहीं, पर जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक तो पढ़ूंगी। लक्ष्य था कि मुझे नौकरी हासिल करना है। जी सर, मैं जब 6 साल की थी तब मेरा सपना था कलेक्टर बनने का। क्योंकि एक लक्ष्य था, जब भी किसी को तकलीफ में देखती थी तो ऐसा लगता था वो उसकी नहीं मेरी तकलीफ है।
आज भी मेरी ये कमजोरी की किसी भी की भी तकलीफ को देख के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो लगा कि उस समय बस इतना पता था कि कलेक्टर कुछ भी कर सकता है, जो चाहे अच्छा काम कर सकता है, किसी की जिंदगी बदल सकता है। पर धीरे इसलिए इसी लक्ष्य को लेके मैंने पढ़ाई आगे जारी की। फिर इसे 2 एमए में सफलता नहीं मिलने के बाद हार मान ली थी मैंने। एक बार जिंदगी के से तंग आकर सुसाइड करने की भी कोशिश की, पर कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा थी। मेरी एक बचपन की सहेली मुझसे मिलने आ गई, और तो जो मैं दवा पीने वाली थी मैं नहीं पी पाई। तब मैं भगवान का इशारा समझी कि वो चाहते हैं कहीं ना कहीं कि मैं जिंदा रहूं और आगे बढ़ने की कोशिश करूं। फिर मैंने तीसरा एमए किया पॉलिटिकल साइंस से। मेरे प्रोफेसर भी उस समय किस्मत से इतने अच्छे मिले। रेगुलर क्लासेस नहीं जाती थी मैं उस समय भी, पर प्रवेश रेगुलर ही लिया था, और कोरोना काल में किया तो ऑनलाइन क्लासेस भी लगी। एक छोटे बच्चे की तरह मैंने अपने प्रोफेसर को सब बहुत तरह से परेशान किया, पूछा, जब भी जो भी जहाँ समझ में नहीं आया। तो मेरे ज्ञान में वृद्धि हुई कि क्योंकि घर बैठे बैठे इतना ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं होता कि आप यूजीसी नेट का एग्जाम पास कर पाए। तो मैंने 3rd एमए पास किया, और क्योंकि उससे पता था कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन फिर नियम बदले और पता चला कि यूजीसी नेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक अनिवार्य परीक्षा है वो पास करनी पड़ती है। फिर मैंने एमए करने के बाद यूजीसी नेट का फॉर्म भरा, पर वहाँ भी शायद भगवान को मेरी कठिन परीक्षा लेना थी। तो फॉर्म भरे 15 दिन हुए थे, कोरोना काल की बात है, तो उस समय भाप लेना कंपलसरी हो गया था कोरोना से बचने के लिए। तो मेरी मम्मी मेरे पास वो मशीन होती है पानी की भाप लेने की, तो वो मेरे पास लाई। पर मुझे पता नहीं था कि उसमें 2 घंटे से पानी उबल रहा है, कि मेरे भैया ने भाप ली, पापा ने ली, फिर मम्मी मेरे पास लाई। खोलता हुआ पानी था वो, और मेरी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है। तो मेरे जितने मैंने मम्मी से बोला मैं पकड़ लेती हूँ, अपने हिसाब से कर लूंगी। तो मैंने पकड़ा, और वो मेरी जैसे सिर्फ एक फिंगर टच हुई, और वो पानी मेरे पैरों पे गिर गया। वो उबलता हुआ पानी आपके पैरों पे गिरा? जी। तो मेरा घुटने से लेके पंजे तक पूरा पैर जल गया। और क्योंकि वो पानी खौलता हुआ था, तो जब मैंने लेगी पहनी थी वो चिपक गई। मम्मी को भी उतना उस समय आइडिया नहीं रहा, तुरंत में घबरा गई वो क्या करे, तो उन्हें पैरों पर ठंडा पानी डाल दिया। तो जैसे तैसे उसको कैंची से काट के अलग कपड़े अलग किए, पर वो ऐसे बड़े बड़े फफोले पड़ गए पैर में, पैर के ऊपर। जी। इतना गर्म पानी था? जी, बहुत बड़े, इतने कि रात में मैं सोई, पैर आपस में टकराए तो वो सारे फफोले फूट गए, पैर की पूरी चमड़ी अलग हो गई, अंदर का जो हमारे शरीर में मांस ब्लड रहता वो सब क्लियर दिख रहा था। इतना अधिक जल गया था अंदर से, और 15 दिन तक के कोई डॉक्टर भी नहीं मिला, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा था। जी। जैसे तैसे फिर एक लोकल डॉक्टर आए, उन्होंने ड्रेसिंग की, पर हालत ऐसी हो रही थी कि जब भी दवाई लगाती ऐसा लगता कि कोई पैर काट रहा है। दर्द से चीख देती मैं कि आसपास के घरों तक आवाज जाती, इतना दर्द होता था। फिर भी मैंने बर्दाश्त, पर मैंने हार मान ली थी कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब ना मैं जिंदगी में कुछ नहीं बन पाऊंगी। लेकिन फिर मेरे कॉलेज के प्रोफेसर है, तो मैंने उनको फोन करके बताना चाहा कि सर अब मुझसे नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं मैं। तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि बेटा आज तुम हार मान लोगे ना, कल को तुमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आज तुम बेरोजगार क्यों हो, बस अब यही देखें कि तुम आज कुछ नहीं हो। तो मैंने मन में ठाना कि कुछ नहीं होने से तो अच्छा है कि मैं अभी मर जाऊं। इसलिए मैंने फिर पर भगवान ने इतनी बड़ी जिंदगी दी है तो यूं ही नहीं दी होगी ना कि मैं एक जख्म से चोट खा के अपनी जिंदगी गवा दूं। फिर मैंने हिम्मत की, और सारे दर्द को भूल के रात के 2, ढाई, 3 बजे उठ जाती और मम्मी को उठाती। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरी मम्मी दिन भर काम में लगी रहती हैं, थक जाती है, तो उनको मुझे नहीं उठाना चाहिए, उनके नींद हो जाए। मैंने बस ये सोचा कि एक बार मैं कुछ बन जाऊंगी तो मैं तो आत्मनिर्भर बनूंगी, मेरे मम्मी को ज्यादा खुशी होगी कि उनकी मेहनत ने रंग लाई।
कॉलेज में कब से हैं? सॉरी। तो फिर उस दर्द के साथ मैं आगे बढ़ी। 6 महीने की मेहनत के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा पास की और वहां से शायद किस्मत ने मेरा साथ देना शुरू किया और सिर्फ 2 साल के अंदर मेरा एमए भी हो गया, नेट की परीक्षा भी पास कर ली और किस्मत थी कि 3 महीने के अंदर गेस्ट फैकल्टी की परीक्षा फॉर्म निकलते हैं। फॉर्म भी निकले, मैंने फॉर्म अप्लाई भी किया और लकीली मेरा सिलेक्शन भी हो गया। जो मुझे खुद उम्मीद नहीं थी, मेरे घर वालों को भरोसा नहीं था कि मेरी कभी जॉब लगेगी। तो हीन भावना खुद अपने अंदर भी आ जाती है ना कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब मेरे सर ने खुद मुझे फोन करके कहा, उन्हें एक ही लाइन कही, बधाई हो, नौकरी लग गई। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने सही में सर, हाँ बोले। फिर उन्हें मुझे लिस्ट भेजी जिसमें मेरा नाम था। फिर मेरी मम्मी आई। मेरी मम्मी मेरी माँ का हम दोस्त ज्यादा है, तो मैंने उनको सबसे पहले ये बात बताई और मुझे लग नहीं रहा था कि भेजेंगे, क्योंकि यहाँ नीमच में जॉब लगी है। जो मेरे सागर से नीमच बहुत दूर है जी। हाँ, मैं रहने वाली अभी प्रॉपर सागर के ऊपर। जिंदगी के 32 साल मैंने बैतूल में निकाल, पापा जी की जॉब वहाँ थी। बैतूल में जॉब थी, बैतूल रहते थे आप लोग, बैतूल शिफ्ट हो गए आप? जी। तो बैतूल से भी नीमच का सफर 12 घंटे की दूरी पे था। तो हालांकि बट आत्मनिर्भर बनना था और मम्मी पापा ने मेरी लगन मेहनत देखी थी, इसलिए उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया। पापा खुद मुझे यहाँ ज्वाइन कराने लाए थे। यहाँ कब से हैं आप? जी 2022 सितंबर 2022 से यहीं पे हैं अतिथि विद्वान के रूप में? जी। ये लंबा सफर आपका जीवन का रहा है। जी सर। आगे कहाँ तक बढ़ने का? आगे जब बस अभी हमारी परमानेंट होने की वैकेंसी आई है, तो अभी भी मैं एक बार फिर से उसी सफर में लग चुकी हूँ। जो मेहनत नेट की परीक्षा के दौरान की थी, वो मेहनत फिर से है। जून में परीक्षा है मेरी। सपना है एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊं। उसके बाद समय रहा तो कलेक्टर बनने के लिए भी मैं तैयारी करूंगी। एक बार तो मैं उसमें भी अपनी किस्मत आजमाऊंगी। नहीं बिल्कुल, आप कलेक्टर बनिए। और जिस तरीके से आप मुझे बता रहे हैं जो आपकी जीवन का संघर्ष, इतना बड़ा संघर्ष है और उसके बावजूद आज आप मेरे साथ बैठे हैं और इतने होने के बावजूद भी आप कॉन्फिडेंस आपको पूरी तरह से कि मैं कलेक्टर बनूंगी और आगे बढ़ूंगी। जी सर। ये बहुत अच्छी बात है। आज महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को कुछ कहेंगे? जी सर बिल्कुल। महिला आज के जमाने में सभी कहते हैं कहावतों की, कोई भी महिला पुरुष से कम नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे समाज कितना भी बदल जाए, सरकार महिलाओं को आगे बढ़ने की सुविधाएं कितनी भी दे दे, कहीं ना कहीं एक महिला खुद अपने आप को सामाजिक बंधनों में बांधे रखती है। कहीं घूंघट प्रथा है, कहीं बाल विवाह है, कहीं दहेज प्रथा है और इस मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिला अपने आप को आगे बढ़ने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं। तो मैं उन सबसे यही कहना चाहूंगी कि शहर हो या गांव, जब तक आपके माता पिता आपके साथ हैं, आपको हर हाल में अपने आप को आगे बढ़ाना है। जब मैं 80% विकलांगता की स्थिति में आज अतिथि विद्वान हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनूंगी, मुझे अपने आप पे भरोसा है। ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट है। तो हर लड़की को जिंदगी में अपने आप को एक मौका तो जरूर देना चाहिए। चाहे आप शहर में हो, गांव में हो, अमीर हो, गरीब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल को आप अपने आप को ये ना कह पाए कि आपने कोशिश नहीं की। किस्मत और भगवान साथ देते हैं, मेहनत हमें करना है। और एक लाइन जो मैंने अपने लिए बनाई, पर वो हर महिला पे लागू होती है, स्पेशली हर विकलांग महिला पे। माना कि चलना मुझे आता नहीं, माना कि चलना मुझे आता नहीं, पर रुकना मैंने सीखा नहीं। जीत का तो पता नहीं, पर हारना मुझे आता नहीं। क्यों रुकूं मैं, क्यों थकूं मैं, जब मेरे साथ है सारा जहां खड़ा। अपने हौसलों की उड़ान भरकर तो देखूं, अपनी बाहें फैलाए सारा आसमान है खड़ा।
कोई शौक आपको इसके अलावा, जी पढ़ाई सर, के अलावा कोई जी शौक? सर, मुझे क्या? बहुत सारे शौक है। पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, और पेंटिंग और सिंगिंग में मुझे फर्स्ट प्राइज मिल चुके हैं 2 बार। ये मेरे हाथों में भी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इस सफर को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाई, और सिंगिंग का सफर थोड़ा सा बीच में छोड़ना पड़ा क्योंकि पढ़ाई जरूरी थी। कि पढ़ाई की बदौलत ही मैं आगे बढ़ी हूँ। एक बार एक मुकाम पे पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं अपने सारे शौक पूरे करूंगी। नहीं, आपकी ईश्वर सारी मनोकामना पूरी करेगा, क्योंकि आपका हौसला बुलंद है, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है, तो कहीं न कहीं सफ़र रुकेगा नहीं। हमारी भी शुभकामनाएँ आपके साथ है कि आप आगे बढ़ें, और आज जिस मुकाम पर आप खड़ी हैं, जिस संघर्ष से आप गुज़रे हैं, और आज जहाँ आकर आप खड़े हुए हैं, निश्चित तौर पे मंज़िल तो आपको मिलेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। रुकी जाना नहीं तुम कभी हार के, रुकी जाना नहीं तुम कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। थैंक यू सर, धन्यवाद।